हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को फिर से डिस्कस करने वाले हैं और हम बहुत जल्द 2 से 3 वीडियो में ईवीएस पेडागोजी को ख़त्म कर लेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोस और बचे हुए हैं, उसके बाद ईवीएस पेडागोजी पूरी तरीके से हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम फिर सीडीपी वाले पोर्शन पे फिर से मूव कर लेंगे। तो हम अब ईवीएस पेडागोजी को देखते हैं। 676 वाले नंबर से क्वेश्चन पेपर हमारा स्टार्ट होना है ईवीएस पेडागोजी का। तो 77 76 हाँ, तो यहाँ है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ शयात्मक कौशल का विकास करना। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना बिल्कुल ठीक है ये। और संख्यात्मक कौशल का विकास करना, शयात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में बच्चों में शयात्मक क्या होता है। शयात्मक मतलब समन्वयात्मक कौशल का विकास करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो होगा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करने के लिए पर्यावरण का शिक्षण जो है वो बच्चों को प्राइमरी लेवल में थोड़ी थोड़ी कराई जाती है, मतलब वो जानते रहें चीज़ों को। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के दौरान जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। और मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। ये बात ठीक है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के स्मरण आधारित कौशल के विकास में सहायता करती है। बच्चों की स्मरण आधारित कौशल के विकास में सहायता करती है, तो स्मरण यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं बच्चों को। अगला है कि बच्चों को शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता करती है। नहीं, यहाँ पे ए और बी है कि बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो ए और बी जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 78 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम जो है वो क्या है। उप थीम जो है वो परिवार और मित्र है, ये तो एक थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी एक थीम है, और आवास भी एक थीम है। उप थीम जो है वो सब थीम क्या है, तो जानवर और पौधे जो है वो क्या है, वो जानवर और पौधे जो है वो क्या है, एक सब थीम के अंतर्गत आएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 6 थीम के नाम जो है वो एकदम अच्छे से याद रखना है और सब थीम भी उसमें इंक्लूड कर लेना है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि जानवर और पौधे जो है वो किस थीम का सब थीम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये किस्से और कहानियों के द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, इसके द्वारा होगा, नहीं वाला ऑप्शन कट जाएगा। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछना, या ये भी मतलब नहीं में नहीं आएगा। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, तो इसके द्वारा जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो बच्चों की नहीं हो पाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन जो है वो आधारित होता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो हमेशा कैसे होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। पर्यावरण का जो अध्ययन है वो हमेशा ही मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता, ज्ञात से ज्ञात भी नहीं होता, वैश्विक से सामान्य भी नहीं होता, स्थानिक से वैश्विक होता है। 81 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन पर आधारित होता है। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। पर्यावरण अध्ययन जो होता है हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर। कोई भी कुछ भी हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो वो हमेशा ही मूर्त से अमूर्त की ओर ही होता है। तो यहाँ पे टीचिंग के मैगज़ीन है, ये आपको पता भी होगा, आपने टीचिंग के ट्रेनिंग किया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो रहते हैं उसमें। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। तो यह एकीकृत विषय है, तो ये तो गुण है उसका। यह संदर्भित है, ये भी एक गुण है। बाल केंद्रित है, ये भी एक गुण है। लेकिन एक विषय क्षेत्र हो तो ये एक पर्यावरण का गुण नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इट इज़ सिंगल सब्जेक्ट एरिया। सिंगल सब्जेक्ट एरिया जो है वो नहीं होना चाहिए। अगला क्या है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। अवलोकन और सूचना दर्ज करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। विश्लेषण करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। प्रयोग करना उद्देश्य नहीं होगा। और स्मरण करना उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मरण करना जो है वो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। वास्तविक जीवन की नहीं होगा पे यहाँ पे फोकस करना है आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नहीं होना 3 क्वेश्चन में दे चुके हैं ये। वास्तविक जीवन की घटनाएं, तो ये नहीं होगा में शामिल नहीं होगा। समुदाय के सदस्य भी शामिल होते हैं, तो नहीं होगा में शामिल नहीं होगा। कक्षा की 4 दीवारी और स्थानीय संसाधन का उपयोग, तो यहाँ पे ज्ञान की रचना के लिए कक्षा की 4 दीवारी जो है वो शामिल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय इमारतें एक पर्यावरण इमारतें जो है वो क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। तो बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित किया जा सकता है। मानचित्र और चित्र के द्वारा, या फिर बोलती इमारतें, या फिर व्याख्यान और चर्चा के द्वारा, सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा के द्वारा, बच्चे को नारे लिखने के लिए कहना। तो आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नारे लिखना तो बहुत अच्छा जो है वो अर्थपूर्ण तरीका नहीं हो सकता किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। तो डी ऑप्शन तो आपका कट गया ना, डी ऑप्शन तो कट गया ना। तो जब डी ऑप्शन कट गया तो आपके पास आंसर बचता क्या है, ए और सी। और चर्चा करना तो अच्छा हो सकता है, लेकिन व्याख्या करना उतना बेटर नहीं होता। आप इसको भी काट सकते थे, अगर आप बी भी काटते तो भी आपको आंसर मिल जाता, लेकिन डी काटने पर आपको तुरंत ही आंसर मिल गया। तो यहाँ पे ए है मानचित्र और चित्र के द्वारा, और उसके बाद सी क्या है, सर्वे के संचालन के उपरांत उस पर चर्चा के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर वाला क्वेश्चन है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पे आधारित है। सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख जो है वो किस पे आधारित है, मौखिक तकनीकी पर आधारित है, प्रोजेक्ट तकनीकी पर आधारित है, अवलोकन तकनीकी पर आधारित है, अधिन्यास तकनीकी पर आधारित है। ये बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन जो है वो किस अभिलेख पर आधारित है। तो ये क्या है, बच्चों की सीखने की प्रगति का आकलन जो है वो किस पे, अधिन्यास का मतलब एक बार देखना होगा, सीखने की प्रगति का आकलन जो है वो किस पे आधारित है। तो यहाँ पे ओरल टेक्निक पे नहीं, प्रोजेक्ट पर भी नहीं, ऑब्जर्वेशन पे भी नहीं, असाइनमेंट पे भी नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक पर जो है वो आधारित है कि बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पे आधारित होते हैं, तो अवलोकन की तकनीकी पर आधारित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि CCE के अनुसार, CCE के सतत और व्यापक आकलन के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन किससे संबंधित है, खुद का आकलन, सेल्फ
असेसमेंट जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सीखने के समान आकलन से, सीखने के लिए आकलन से, सीखने का आकलन से। तो सीखने के लिए फॉर्मेटिव है ये, तो रचनात्मक है, नहीं है। सीखने का समेटिव है, योगात्मक है, ये दोनों तो है नहीं। उसके बाद सीखने के समान आकलन नहीं है, सीखने के अंदर आकलन है, ठीक है। आपको अब ये नहीं पता है कि स्व आकलन क्या है, तो आप इसको लिख के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं बार बार। तो स्व आकलन जो है वो क्या है? सीखने के अंदर आकलन। यहाँ पे क्या है? असेसमेंट इन लर्निंग। यहाँ पे क्या है? सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो क्या है? असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक। तो आपको इसको लिख के रखना है, अच्छे से लिख के रखना है, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगला है कि बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो जो है वो बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चों के सीखने की प्रगति का संचयी अभिलेख होता है ये बात ठीक है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित कथन होता है, और उसके बाद बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ होता है। तो आप इसमें से एक ऑप्शन अगर काट देंगे तो आपको आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और वो ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बच्चों की सीखने की प्रगति के आकलन के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टफोलियो का उपयोग जब हम करेंगे तो बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो मतलब कि इसमें तो ए नहीं है और इसमें भी ए नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद और ये सी ऑप्शन तो आप एकदम ही काट सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित कथन होते हैं। तो सी ऑप्शन अगर आप काट रहे हैं तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर सी ऑप्शन काटते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आंसर जो है वो डी मिल जाता है, कि बच्चों के सीखने की प्रगति का संचयी अभिलेख बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, और बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। अब आपको नोट्स में क्या करना है? आपको पोर्टफोलियो हेडिंग डालना है और उसके अंतर्गत ये तीनों पॉइंट नोट कर लेने हैं, और उसको ऐसे ही 2-3 बार पढ़ लेना है। अब अगली बार जब भी पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट्स में से जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बार बार। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दा लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जाता है। तो बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करेंगे तो बच्चों जो है वो विचार विमर्श करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, एक दूसरे से चर्चाएं करेंगे उस टॉपिक की, कि मेरे साइड ऐसे होता है, उनकी साइड ऐसे होता है, मतलब हर एक बच्चे के साइड क्या क्या होता है, एक दूसरे से विचार विमर्श जब करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। तो जेंडर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मतलब के अर्थपूर्ण संपादन के लिए बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं, सबसे कम उपयुक्त जो है वो कौन सा है? तो बंद उत्तर वाले आपको आंसर मिलेगा, सबसे कम उपयुक्त है। मुक्त उत्तर सबसे अच्छा होता है। विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। यहाँ पे बंद उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो है वो सबसे कम उपयुक्त होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो क्या है? वो बिल्कुल ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, पेपर पेंसिल टेस्ट होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तकें होना चाहिए? तो आकलन का संकेतक जो है वो क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जो है वो कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही